चील की विशाल पीठ पर खड़े होकर जियोयान ने अपना सिर नीचे किया और उड़ते हुए छोटे शहर को सिकुड़ते हुए देखा। फिर उसने अपने नीचे उड़ते उत्साही नीले चील को देखा और काफी ईर्ष्या महसूस की। इस तरह का उड़ने वाला परिवहन कुछ ऐसा था जिसे अन्य लोग चाहते थे। जैसे ही उसके हाथ ने नीले चील के पंखों को धीरे से छुआ, परी डॉक्टर ने जियोयान के भाव देखे और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। क्यों? क्या आप मेरी जियोलैंड में रुचि रखते हैं? लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। ये कई वर्षों से मेरे साथ है। मुझे ईर्ष्या हो सकती है लेकिन मैं दूसरे लोगों की पसंदीदा चीजें नहीं छीनूंगा। और अगर आप तैयार भी होते तो भी मैं सहमत नहीं होता। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि डुक्वी महाद्वीप में लड़ाई में मदद करने वाले पालतू जानवर का मालिक होने के लिए मालिक और जादुई जानवर के बीच संबंध बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा कोई विशेष अनुबंध नहीं था जो उन्हें बांध सके। हालांकि जादुई जानवर एक आक्रामक प्राणी है, इसलिए केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही उससे दोस्ती करने और उसकी वफादारी हासिल करने का अवसर मिलता है। परी डॉक्टर को इस प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर ब्लू ईगल की वफादारी तभी प्राप्त हुई जब उसने कुछ साल पहले इसकी जान बचाई थी। यदि वह इसे जियाओयान को दे देती तो संभावना थी कि चील तुरंत अपने पंख फैलाकर पहाड़ों में उड़ जाती। मुस्कुराते हुए नीले चील के पंखों को धीरे से सहलाते हुए परी डॉक्टर ने धीरे से कहा, भले ही जादुई जानवर बहुत खूंखार होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी वफादारी जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इस मोर्चे पर वे इंसानों से कहीं बेहतर हैं। अपनी भावनाओं को साझा करते हुए जियोयान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी नज़र तेजी से खिसकती जमीन पर घुमाई और पूछा, वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी का मुख्यालय किंगशान टाउन के दक्षिणी छोर पर स्थित है। वह क्षेत्र लगभग पूरी तरह से उनके कब्जे में है, उसने कहा। उसकी नाजुक उंगली उस दिशा की ओर इशारा कर रही थी जिस ओर नीला चील उड़ रहा था। इतने सालों तक किंगशान टाउन में रहने के बाद आपको वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के सदस्यों की संख्या और समग्र ताकत पता होनी चाहिए, है ना? जियोयान ने गंभीरता से पूछा। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी किंगशान शहर में 10 साल से अधिक समय से विकसित हो रही थी और इसमें लगभग 70 से 80 सदस्य होने चाहिए। अधिकांश सदस्यों की ताकत 2 से 5 सितारों के बीच है। वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के 3 कंपनी लीडर हैं। उनमें से एक, हे मेंग, पहले ही आपके हाथों मर चुका है, इसलिए अब केवल म्यूशे और गान म्यू ही बचे हैं। ओह, गन म्यू। रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने रास्ते में ही उससे छुटकारा पा लिया। नाम सुनकर जियोयान ने अपना हाथ हिलाया और परी डॉक्टर को हंसते हुए रोक दिया। ये सुनकर परी डॉक्टर रुक गया। उसकी जमी हुई निगाहें बहुत देर तक जियोयान को देखती रहीं, फिर उसने अपनी बर्फ सी सफेद ठुड्डी हिलाई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने एक बार फिर आपकी ताकत को कम करके आंका है। ये ज्ञात होना चाहिए कि गन म्यू एक 9 सितारा डूजे है। चूंकि आप उसे आसानी से मार सकते हैं तो आपके पास लगभग 9 सितारा डूजे के बराबर ताकत होनी चाहिए, है ना? हा। जियोयान मुस्कुराया और बिना स्वीकार या इनकार किए सिर हिला दिया। आपने जो कहा है उसके अनुसार वर्तमान वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी में केवल म्यूशे ही बची रहनी चाहिए जो आपसे लड़ सकती है। बाकी लोग तुम्हारे बराबर नहीं हैं। परी डॉक्टर ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोग हैं और कुछ कारणों से मैं एक बनाम कई की स्थिति से निपटने में पारंगत नहीं हूं। जियोयान ने अफसोस से आह भरी। यद्यपि वह जुबान श्रेणी की 2 तकनीक में पारंगत था, फिर भी उसकी क्यूई विधि केवल निम्न हुआंग स्तर की थी। इस क्यूई विधि के स्तर से जो डुक्यूई निर्मित और संग्रहित की जा सकती है, वह 100 से अधिक लोगों को मारने के किसी भी प्रयास का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त थी। वे भाड़े के सैनिक कोई समस्या नहीं है। परी डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने उसे पलट दिया और उसमें से एक रंगीन गोली निकाली। उसने इसे जियाओयान को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, 7 रंगों वाली जहर की किताब की मदद से अब मैं जो जहर बना सकती हूँ वह आसानी से 5 सितारा डूजे से नीचे के लोगों को उनकी लड़ने की शक्ति खोने या शायद उन्हें मारने में सक्षम होना चाहिए। बाद में मैं तुम्हें आसमान से सहारा दूंगा। यदि वे एक समूह के रूप में आप पर हमला करने का इरादा रखते हैं तो मैं कुछ औषधीय पाउडर बिखेर दूंगा। ये गोली एक मारक औषधि है जिसे मैंने बनाया है। हो सकता है कि मेरे जहर का आप पर ज्यादा असर न हो, लेकिन अगर आप इसे खा लें तो जहर को दबाने के लिए जरूरी डुक्यूई को बचा सकते हैं। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और औषधीय गोली ले ली। उसने उत्सुकतावश उसे अपने हाथ पर 2 बार घुमाया। अपनी प्रथम श्रेणी की कीमियागर की आंखों से इसका अध्ययन करने पर जियोयान देख सकता था कि यह एक वास्तविक औषधीय गोली की तरह गोलाकार नहीं थी। ये स्पष्ट था कि इसे परी डॉक्टर ने औषधीय पौधों को एक साथ मिलाने के लिए साधारण आग का उपयोग करके और इसे गोली के आकार में ढालने के लिए बनाया था। जियोयान ने औषधीय गोली उछाली और उसे निगल लिया।
याओ लाओ, एक महान मास्टर कीमियागर के साथ, जियोयान को किसी भी घातक जहर का डर नहीं था जो गुप्त रूप से इसमें मिलाया जा सकता था। औषधीय गोली निगलने के बाद मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने कहा, चलो म्यूशे की ताकत के बारे में बात करते हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप मुझे उनके द्वारा अपनाई गई क्यूई विधि और डू तकनीक के बारे में विस्तार से बता सकें। ये देखकर कि जियोयान ने औषधीय गोली निगलते समय थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, परी डॉक्टर के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान अधिक कोमल हो गई। आखिरकार जियोयान ने उसकी जहर देने की विधि को जानने के बाद भी उसकी बनाई हुई चीजों को लापरवाही से निगल लिया था। उसने जो भरोसा दिखाया उससे वह बहुत प्रभावित हुई। बेशक वह नहीं जानती थी कि जियोयान ने साहपूर्वक उन चीजों को निगलने की हिम्मत की जो उसने उसे दी थी, क्योंकि उसके पास बीमा था। मूशे की ताकत 2 सितारा डूशे के आसपास होनी चाहिए। जिस क्यूई विधि से उन्होंने प्रशिक्षण लिया वह एक वायु प्रकार की क्यूई विधि है जिसे सोआरिंग किलर विंड कहा जाता है, जो उच्च हुआंग स्तर की है। परी डॉक्टर की उंगलियों ने उसके काले बालों को छुआ जो हवा से उड़ रहे थे जब उसने अपने विचार व्यक्त किए। एक उच्च हुआंग स्तर है ना? जियोयान को ये शब्द सुनकर राहत मिली। जिस फ्लेम मंत्र से उन्होंने प्रशिक्षण लिया वह भले ही निम्न हुआंग स्तर का हो, लेकिन यह मध्य हुआंग स्तर से कमजोर नहीं होगा। विभिन्न जुबान रैंक डू तकनीकों को जोड़ते हुए, जिसमें वह अच्छी तरह से निपुण था, जियोयान को विश्वास था कि वह उनके स्टार रैंक के बीच के अंतर को कम कर सकता है। क्यू विधि के अलावा म्यूशे 3 डू तकनीकों में भी पारंगत हैं। उनमें से एक आक्रामक डू तकनीक है, दूसरी रक्षात्मक डू तकनीक है और अंतिम चपलता वाली डू तकनीक है। परी डॉक्टर ने आगे कहा, ये तीनों डू तकनीकें उच्च हुआंग स्तर की हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको उसे हराने का विश्वास है? अपना सिर झुकाकर परी डॉक्टर हंस पड़ी। बस इंतजार करो और शो देखो। चील की पीठ पर खड़े होकर जियोयान ने उसके नीचे के छोटे शहर को देखा और मुस्कुराया। परी डॉक्टर द्वारा दिए गए म्यूशे के विवरण के अनुसार उसकी जीत की संभावना कम नहीं थी। तुमने कहा कि जियाओयान ने ऐसा किया। हॉल के मध्य में म्यूशे की आंखें लाल थीं, वह एक भयभीत भाड़े के सैनिक को घूर रहा था और दहाड़ रहा था। उसके सामने गन म्यू की लाश पड़ी थी। हाँ, कंपनी लीडर जियाओयान जिसका हमने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में पीछा किया था, वह जीवित बाहर आ गया है। भाड़े के सिपाही ने अपनी लार निगल ली और भयभीत चेहरे के साथ कहा। यह सुनकर म्यूशे का काला चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसकी अत्यंत छोटी आंखों में बार बार एक भयावह शीतलता झलक रही थी। वह ठंडे स्वर में पूछने से पहले हॉल में इधर उधर घूमता रहा, गैन म्यू को मारना? क्या ये सब उसने स्वयं किया था? हालांकि जियाओयान ने पहले एक गुप्त हमला किया, लेकिन उसके बाद हुई आमने सामने की लड़ाई में दूसरी कंपनी के नेता को फिर भी जल्दी से पराजित कर दिया गया। मेरा अनुमान है कि जियाओयान की ताकत 9 सितारा डूजे के आसपास हो सकती है। ये कैसे हो सकता? 2 महीने से थोड़ा अधिक समय हो गया है। उसे इतनी जल्दी 9 सितारा डूजे में कैसे पदोन्नत किया जा सकता है? एक कोने में म्यूली ने जब भाड़े के सैनिक की बातें सुनी तो वह तुरंत अपने पैरों पर कूद पड़ा। ये ज्ञात होना चाहिए कि म्यूली ने स्वयं 6 सितारा डूजे से 7 सितारा डूजे तक पहुंचने में आधा साल बिताया था। फिर भी जियोयान पहले से ही 9 सितारा डूजे तक बढ़ गया था। इस तरह का आघात कुछ ऐसा था जिसे अभिमानी म्यूली सहन नहीं कर पा रहा था। ये दूसरों के लिए संभव नहीं हो सकता है, लेकिन यह उस आदमी के लिए सचमुच संभव हो सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए म्यूशे ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर वह 9 सितारों तक पहुंच गया है? डूशे के सामने कोई भी डूजे महत्वहीन है। आदेश दो। हम जियाओयान की गहन खोज करेंगे। इस बार हम उसे फिर से भागने नहीं दे सकते। उसने अपनी हथेली मेज पर जोर से पटकी और उसकी धमकी भरी आवाज बोली, मुझे दुख हो रहा था कि हम उसके हाथों में मौजूद खजाने को नहीं पा सके, क्योंकि हमने उसे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में खदेड़ दिया था। ये सोचना कि वह सचमुच एक बार फिर लौटेगा। चूंकि वह वापस आ गया है, इसलिए वह हमेशा के लिए यहां रह सकता है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए म्यूशे को अचानक वह भयावह डू टेक्निक याद आ गई जिसे जियोयान ने उस दिन रसातल के पास प्रदर्शित किया था। उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा। जल्दी से उसने अपने आप को नर्म आवाज में सांत्वना दी, सब ठीक है। भले ही उसके पास उच्च श्रेणी की डू तकनीक हो, फिर भी उसकी वास्तविक ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। इसके अलावा एक उच्च श्रेणी की डू तकनीक, क्या आपको लगता है कि मेरे पास यह नहीं है? जैसे ही म्यूशे खुद को सांत्वना दे रहा था, एक भाड़े का व्यक्ति अचानक जल्दी से दरवाजा तोड़कर आया और आग्रहपूर्ण आवाज में बोला, कंपनी लीडर जियाओयान सामने के दरवाजे से अंदर आ रहा है। क्या? ये शब्द सुनकर हॉल में कोलाहल मच गया। म्यूशे भी इस खबर से स्तब्ध थी। वह तुरंत खड़ा हो गया और कुछ कदम आगे बढ़ाकर भाड़े के सैनिक को ऊपर खींच लिया। उन्होंने पूछा, वह कितने लोगों को लेकर आया है? ये तो बस वह अकेला है।
भाड़े के सिपाही ने जवाब देते हुए एक अजीब सा भाव दिखाया। अकेला। म्यूशे का चेहरा ये सोचकर तमतमा गया कि उसने गलत सुना है। तुरंत उन्होंने स्तब्ध स्वर में पूछा, आपने कहा था कि वह अकेले ही हमारे मुख्यालय पर आक्रमण कर रहा है। भाड़े के सिपाही ने जल्दी से सिर हिलाया। ये छोटा सा कमीना। क्या उसने अपना सिर चट्टान से टकराया? क्या वह सचमुच सोचता है कि वह अकेले ही हमारी पूरी वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी को खत्म कर सकता है? म्यूशे के मुंह का कोना फड़क उठा और वह ठंडी हंसी हंसने लगा। ठंडे चेहरे के साथ वह तुरंत हॉल से बाहर चला गया और ठंडे स्वर में बोला, यह अच्छा हुआ कि वह यहाँ है। इससे मुझे उसे खोजने के लिए लोगों को भेजने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। म्यूली, लोगों को मुख्य दरवाज़ा बंद करने के लिए कहो। मैं उसे बताना चाहता हूं कि हमारी वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी ऐसी जगह नहीं है जहां वह अपनी मर्जी से आ जा सके। हाँ। म्यूली ने अपना सिर हिलाकर बड़ा इशारा किया। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने तुरंत पलटकर आदेश सुनाया, चल दर। आइए देखें कि आखिर वो क्या है जिसने इस कमीने को इतनी हिम्मत दी। हा। म्यूशे ने हाथ हिलाया और जोर से हंसने लगा जब वह सभी को हॉल से बाहर ले गया और जल्दी से प्रांगण की ओर चला गया। उनके पीछे पीछे बड़ी संख्या में लोग चल रहे थे। लोगों का समूह सामने वाले हॉल से गुजरा और प्रांगण में पहुंचा तो देखा कि काले कपड़े पहने एक युवक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके नीचे वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के 10 से अधिक घायल सैनिक पड़े थे जो जमीन पर लौट रहे थे। कठोर दरवाजा भी टुकड़ों में टूट गया। मूशे कंपनी लीडर, हा, बहुत समय हो गया मिलते हुए। ये देखते हुए कि ठंडे चेहरे वाला म्यूली आ गया है, युवक ने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। आज आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। म्यूशे ने एक गहरी सांस ली जब उसने गंदा प्रांगण देखा। वह आगे बढ़ा और उस युवक की ओर इशारा किया। उसके चेहरे का भाव तुरंत ही अतुलनीय पाप और घातकता में बदल गया। जब उसे मृत्यु की घोषणा सुनाई गई तो युवक के मुंह का कोना हल्का सा उपहास के साथ ऊपर उठ गया। ये देखकर कि अधिक से अधिक भाड़े के सैनिक प्रांगण में भर गए हैं, जियोयान मंद मंद मुस्कुराया। सब कुछ होने के बावजूद वह धीरे धीरे एकत्रित भीड़ के सामने आगे बढ़ता गया। माफ करना, मैं यहाँ तबाही मचाने आया हूँ। युवक, तुम में हिम्मत है। जैसे ही उसने जियोयान के अभिमानी व्यवहार को देखा, म्यूशे का अत्यधिक गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया। उसके हाथ की एक लहर से मूल रूप से टूटे हुए सामने के दरवाजे के स्थान पर एक मोटा और भारी काला दरवाजा अप्रत्याशित रूप से एक गुप्त दरार से प्रकट हुआ। धमाके की आवाज के साथ निकास मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। दरवाजा गिरने के बाद वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के अधिक से अधिक सदस्य आंतरिक प्रांगण से बाहर निकले और अपने चेहरों पर अशुभ चमक के साथ जियोयान को घेर लिया। उनके हाथों में मौजूद हथियारों से सूर्य की रोशनी में ठंडी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। अपने चारों ओर मौजूद दर्जनों भाड़े के सैनिकों को देखकर जियोयान असहाय होकर अपना सिर हिला रहा था। मुझसे आमने सामने लड़ने की उम्मीद मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटाने के लिए केवल सबसे सुरक्षित तरीका अपनाऊंगा। म्यूली ने जियोयान के चेहरे पर नजर डालते हुए व्यंग्य किया। इन शब्दों पर जियोयान ने हल्के से अपना सिर हिलाया। म्यूशे के लिए इस समूह का कमांडर बनना वह संभवतः एक लापरवाह मूर्ख नहीं हो सकता था। यदि उनकी परिस्थितियां उलट होती तो जियोयान भी आमने सामने की लड़ाई में शामिल नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में उचित नहीं है। चाहे तरीका कितना भी घृणित क्यों ना हो, जब तक वह अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो, वह सबसे अच्छा तरीका होगा। विजेता हमेशा सही होते हैं और हारने वाले केवल अपनी हार पर रो सकते हैं। जियोयान को इस वाक्यांश की गहरी समझ थी। जाओ, उसे मार डालो। अब इस बकवास को बर्दाश्त न करते हुए म्यूशे ने जियोयान की ओर इशारा किया। उसकी ठंडी आवाज में हत्या की मंशा भरी हुई थी। अपने कमांडर के आदेश पर आसपास के भाड़े के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार मजबूती से पकड़ लिए और युद्ध की चीखें निकालते हुए जियोयान के चारों ओर घेरा बना लिया। सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़े होकर म्यूशे ने उस शांत युवक को गहरी नजर से देखा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और ठंडे स्वर में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आज मरना ही होगा। स्क्री। जब सभी लोग सभी दिशाओं से जियोयान पर आक्रमण कर रहे थे तो अचानक आकाश में चील की चीख सुनाई दी। आकाश से एक विशाल छाया उतरी और उसमें से बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर बिखर गया। तुरंत ही आंगन के ऊपर की खाली हवा धीरे धीरे गिरते सफेद पाउडर से ढक गई। इस पर ध्यान मत दो, पहले उसे मार दो। अचानक हुए परिवर्तन को देखकर म्यूशे ने अपनी भौहें दबाईं और ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर घबराए हुए भाड़े के सैनिकों ने तुरंत जियोयान पर हमला कर दिया, जो पास में ही था, और उसे मारने का इरादा किया। जियोयान ने अपना सिर उठाने से पहले सभी दिशाओं से आ रहे भाड़े के सैनिकों को देखा। सफेद पाउडर उन तक पहुंचने वाला था। हल्की सांस लेते हुए जियोयान ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसने अपने पैर नीचे कर लिए और अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ पर रखे भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया।
एक धीमी चीख के साथ भारी जुबान शासक को अपनी हथेली में पकड़ लिया और वह उड़ गया। एक काली छाया जियाओयान के शरीर के चारों ओर घूम गई और आगे के कुछ भाड़े के सैनिक जो उस पर हमला कर रहे थे भारी शासक द्वारा हिंसक रूप से गिरा दिए गए। जैसे ही उनके शरीर पीछे की ओर फेंके गए, उनके मुंह से खून बहने लगा। टकराना। काले रंग का रूलर जियाओयान के सामने कठोर जमीन में जोर से घुसा हुआ था। जहां पर रूलर रखा था वहां से कुछ दरारें जल्दी ही फैल गईं। अपने दाहिने हाथ में भारी जुबान शासक पकड़े हुए जियोयान का बायां हाथ अचानक आकाश की ओर लक्षित हुआ। उसने अपनी हथेली को मोड़ा और एक शक्तिशाली चूषण बल ने तुरंत ही आंगन की ओर उतरते सफेद पाउडर को खींच लिया। जैसे ही बारूद नीचे गिरा, जियोयान का बायां हाथ कांप उठा और एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत धक्का ने सफेद बारूद को आसपास के भाड़े के सैनिकों की ओर उड़ा दिया। खांसी खांसी तारांकन। एक तूफान की तरह सफेद पाउडर जियोयान से बाहर घूम गया। पाउडर से घिरे सभी भाड़े के सैनिकों ने तुरंत जोर से खांसी निकाली। इस पाउडर में कुछ अजीब बात है। ठहराना। जियोयान के नियंत्रण में पाउडर को जल्दी से म्यूशे के सामने धकेल दिया गया। जब म्यूशे ने इसकी सांस ली तो उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर बिखरे हुए बारूद में अंधाधुंध इधर उधर दौड़ रहे भाड़े के सैनिक तेजी से पीछे हट गए। हालांकि लगभग 10 कदम पीछे जाने के बाद वे एक के बाद एक गिरने लगे। वहां केवल कुछ ही शक्तिशाली भाड़े के सैनिक थे जो अविचलित होकर इसका सामना कर सके और शीघ्रता से प्रांगण में भीतर की ओर चले गए। ये देखकर कि केवल कुछ ही लोग पाउडर से भरी हवा से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए, म्यूशे का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसके सामने एक अशांत और हिंसक हवा प्रकट हुई और उस बारूद की ओर बहने लगी जो उसकी ओर फैल रहा था। प्रचंड हवा के झोंके से बारूद धीरे धीरे बिखर गया, जिससे असंख्य सैनिक गिर पड़े। उनके मुंह से लगातार दर्द भरी कराहें निकल रही थीं। म्यूशे ने एक गहरी सांस ली जब उसने देखा कि भाड़े के सैनिकों की जान खतरे में नहीं थी। उसने अपना सिर उठाया और आंगन के बीच में खड़े युवक को घूरने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, छोटे कमीने, जहर इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप अपनी संख्या का लाभ उठा सकते हैं, तो मैं जहर का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? अपना सिर हिलाते हुए जियाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा और बचे हुए कुछ भाड़े के सैनिकों को घूरने लगा। मुस्कुराते हुए जियोयान ने भारी शासक को अपने कंधों से सहारा दिया और 2 कदम आगे बढ़ा। हालांकि जब उनका दूसरा कदम जमीन पर पड़ा तो एक परिवर्तन हुआ। एक सैनिक जो बार बार जमीन पर कराह रहा था, अचानक उछलकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में जो तेज तलवार थी, उसमें डूक्यूई की एक पतली परत थी, जो चालाकी से और क्रूरतापूर्वक जियोयान के निचले पेट की ओर वार कर रही थी। घात लगाकर किए गए हमले का सामना करते हुए जियोयान ने घबराहट का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। उसने भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सामने रख दिया, जिससे जियाओयान का आधा शरीर ढक गया। साथ ही इस रक्षा ने तलवार के हमले को आसानी से मात दे दी। क्लैंग। लंबी तलवार ने भारी जुबान शासक पर वार किया। तुरंत ही चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। हालांकि इससे शासक के शरीर पर सफेद खरोंच तक नहीं पड़ी। छिपकर किया गया हमला विफल होने के बाद घात लगाने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने हमले से उल्टी ताकत का इस्तेमाल किया और तेजी से पीछे हट गए। चूंकि तुमने घात लगा रखा है, तो तुम जा क्यों रहे हो? जब घात लगाने वाला भागने वाला था, तब जियोयान को उसके इरादों का पता चल गया। एक हल्की हंसी के साथ उसके पैर जमीन पर धंस गए। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ जियोयान का शरीर अचानक आगे की ओर उछला और एक पल में वह घात लगाने वाले से केवल आधा मीटर की दूरी पर था। जियाओयान की आंखों के कोने में एक डरावनी मुस्कान थी जब उसकी नजर घात लगाने वाले से मिली। घात लगाने वाला उसका पुराना दुश्मन म्यूली था। म्यूली के चेहरे पर उदासी थी जब वह जियोयान को देख रहा था जो उसके आसपास ही था और उसकी आंखों की गहराई में घबराहट थी। जब औषधीय पाउडर आसमान से नीचे उतरा था तो उसने उसके द्वारा उत्पन्न अराजकता का उपयोग जियाओयान के करीब पहुंचने के लिए किया था और उससे थोड़ी दूरी पर जहर दिए जाने का नाटक किया था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके अभिनय को उनके प्रतिद्वंद्वी आसानी से पहचान लेंगे। ली, सावधान रहो। युद्ध के मैदान में अचानक हुए बदलाव से मंच पर खड़ी म्यूशे भी चौंक गई थी। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसने देखा कि घात लगाने वाला वास्तव में उसका बेटा था। उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से पुकारा, टीएल। ली का तात्पर्य म्यूली से है। जैसा कि पहले बताया गया है, एक प्रिय शब्द है। बहुत देर हो गई। पीछे हटते हुए म्यूली को एक घनी मुस्कान देते हुए जियोयान एक बार फिर जमीन पर लेट गया। एक विस्फोट हुआ और उसका शरीर तुरंत म्यूली के सामने आ गया। उसके हाथ में भारी जुबान शासक था, जो तीव्र वायु दबाव की ध्वनि के साथ हिंसक रूप से म्यूली की छाती की ओर क्षैतिज रूप से झूल रहा था। उसके सामने तीव्र हवा के दबाव के कारण म्यूली की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। उसे एक एहसास हुआ और उसने अपने दिल में कहा, यह आदमी वास्तव में 9 सितारा डूजे है।
यह विचार म्यूली के दिमाग में कौंधा और जैसे ही उसने अपने दांत भींचे, वह गायब हो गया। वह जियोयान के हमले से घिरा हुआ था और उसकी वर्तमान गति के साथ हमले से पूरी तरह बचना असंभव था। इस प्रकार, वह केवल जियोयान के हमले का बलपूर्वक विरोध कर सकता था। अपने मुंह के कोने को हिलाते हुए, म्यूली ने अनियंत्रित रूप से अपनी सारी ढुकी हुई अपनी लंबी तलवार में उड़ेल दी। अंत में, उसने अपने दांतों को भींचा और अपनी तलवार, जो तेज हवा की आवाज के साथ आ रही थी, जियोयान की छाती पर वार कर दिया। टकराना। विशाल शासक का शरीर तेजी से हवा में उड़ गया और अंततः म्यूली की छाती पर जोर से टूट पड़ा। तुरंत ही, एक और ताज़ा खून हिंसक ढंग से थूक दिया गया। तीव्र दर्द के कारण म्यूली की आंखों में एक खतरनाक चमक चमक उठी। जब उसका शरीर पीछे की ओर फेंकने वाला था, तो उसकी हथेली ने तलवार की मूठ पर एक भयंकर बल स्थानांतरित कर दिया। लंबी तलवार उसके हाथ से छूट गई और म्यूली की भयावह निगाहों के नीचे, जियोयान की छाती में घुस गई। जियोयान के क्रूर हमले के तहत, म्यूली का शरीर, एक तोप के गोले की तरह, जमीन पर गिरा और एक विशाल लकड़ी के खंभे से टकरा गया। उसने फिर से मुंह से खून थूका, जिससे उसके सामने सब कुछ काला हो गया और वह बेहोश हो गया। एक भयंकर शक्ति वाली लंबी तलवार ने निर्दयतापूर्वक जियोयान की छाती में छेद कर दिया। म्यूली के इस हताशा भरे प्रहार ने जियोयान को एक छोटा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आकाश में, परी डॉक्टर ने चौंक कर गहरी सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि जियोयान को तलवार से मारा जा रहा है। वह उसे बचाने के लिए ब्लू ईगल पर सवार होकर नीचे जाने ही वाली थी कि जियोयान ने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर हाथ हिलाया। जियोयान ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर पड़ी तलवार को देखा। उसने तलवार की मूठ पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। तलवार की नोक पर ताज़ा खून का कोई निशान नहीं था। युनजी ने जो अंदरूनी वस्त्र पीछे छोड़ा है, वह वास्तव में मजबूत है। ये देखकर कि तलवार की नोक पर खून का कोई दाग नहीं था, जियोयान अपने दिल में प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने तलवार एक तरफ फेंक दी और अर्धमृत म्यूली पर नजर डाली। झूठ। एक पल में, म्यूली पीछे की ओर गिर गया और युद्ध के मैदान से उड़ गया। ऊंचे मंच पर, म्यूशे का सिर शून्य हो गया। वह जल्दी से नीचे कूद गया और बेहोश म्यूली को जोर से हिलाया। अपनी उंगली से यह जांचने के बाद कि म्यूली की सांस चल रही है, उसने राहत की सांस ली। उसने बेहोश म्यूली को अपने पीछे खड़े भाड़े के सैनिकों को सौंप दिया और अपना सिर उठाकर जियाओयान को डराने लगा। उसके हाथ ने धीरे से जमीन से एक स्टील का भाला उठाया, जबकि उसकी हड्डियों को कंपा देने वाली आवाज में हत्या करने की मंशा थी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आज यहीं मरोगे। ये तो तुमने मुझे पिछली बार ही बता दिया था। जियोयान ने म्यूली को घर में उठाए जाने को देखा और उसके मुंह का कोना उदासीनता से ऊपर उठा। जब म्यूली को भारी जुबान शासक द्वारा कुचला जा रहा था, तो शासक पर मौजूद ऊर्जा म्यूली के शरीर से होकर गुजरी और उसके निचले पेट में दुखी हुई भंवर को तोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, यदि म्यूली अपनी चोटों से उबर भी जाए तो भी वह अपंग हो जाएगा। ये कार्रवाई थोड़ी क्रूर लग सकती है, लेकिन जियोयान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उनका रिश्ता ऐसा था जिसमें मध्यस्थता नहीं की जा सकती थी। पहाड़ की गुफा में उसे मारने का प्रयास और पर्वत श्रृंखला के पार उसका पीछा करने के कारण जियोयान को पिता और पुत्र के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ती, यदि वह भाग्यशाली नहीं होता। इसके अलावा, जियोयान समझ गया कि अगर वह उनके हाथों में पड़ गया, तो मौत भी एक शानदार सपना हो सकती है। इसलिए, जब उसे अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उन लोगों का जिनके साथ उसके बहुत खराब संबंध थे, तो जियोयान कोई दया नहीं दिखाएगा। यदि वह कर सकता तो हत्या कर देता, और यदि वह नहीं कर सकता तो यह सुनिश्चित कर देता कि दूसरा व्यक्ति बदला लेने की क्षमता खो दे। म्यूशे ने धीरे से अपना भाला उठाया और जियाओयान को घूरने लगा, जो शांति से मुस्कुरा रहा था। उसकी हत्या की मंशा के प्रोत्साहन के तहत, उसके शरीर में दुखी हुई तेजी से और हिंसक रूप से बढ़ने लगा। उसके शरीर की सतह पर एक हल्के हरे रंग का डूक्यू धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकला, जिससे उसके शरीर पर डूक्यू का एक पतला हरा लबादा बन गया। डूक्यूई को ऊर्जा आवरण में परिवर्तित करना, जो शरीर से जुड़ा हुआ था, डूशी का चिन्ह था। यह ऊर्जा आवरण न केवल मालिक की रक्षा, गति और आक्रमण को मजबूत करता है, बल्कि यह मालिक की अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषण में भी सुधार करता है, जिससे लड़ाई के दौरान समाप्त होने वाली ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। इसलिए, युद्ध के दौरान लगभग हर डूशी की पहली कार्रवाई इस डूक्यू लबादा को बुलाना होगी। जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ, वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों को मुश्किल से ढक सकता था यदि वह डूक्यू लबादा बुलाने की कोशिश करता। रक्षा, गति और आक्रमण में भी वृद्धि नगण्य होगी। आखिरकार, दो ऊझे और दो ऊशिद दो अलग अलग वर्ग से थे। दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। इस प्रकार, यदि जियोयान म्यूशे की तरह एक लबादा बुलाना चाहता था, तो उसे पहले एक डूशे बनना होगा। म्यूशे को देखते हुए, जिसने अपनी ऊर्जा लबादा बुला लिया था, जियोयान ने हल्की आह भरी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी गंभीरता का भाव उभरने लगा। चाहे जियोयान के शब्द कितने भी अच्छे क्यों न हो, उसका प्रतिद्वंद्वी एक सच्चा डूशे था।
जियो यान के हाथ ने भारी जुबान शासक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके बढ़ते ध्यान के परिणामस्वरूप उसके शरीर के भंवर से डुक्यूई के असंख्य धागे बाहर निकलने लगे और उसके शरीर के भीतर अशांत रूप से बहने लगे, जिससे उसके मालिक को लड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल गई। म्यूशे के हाथ ने धीरे धीरे उसके भाले को रगड़ा और उसके शरीर में डुक्यूई के तेजी से अशांत होने का इंतजार किया, इससे पहले कि वह अचानक एक धीमी चीख निकालता। उसके पैर जमीन पर हिंसक ढंग से पटकने लगे, जिससे उसका शरीर भयंकर रूप से आगे की ओर उछलने लगा। उसके हाथ में भाला थोड़ा सा कांप उठा और भाले की बर्फ जैसी सफेद आकृतियां उभर आईं। भाले की नोक एक सफेद छाया में बदल गई थी, जो चालाकी से लेकिन बेरहमी से जियो यान की गर्दन की ओर जा रही थी। कुछ समय पहले म्यूली की तलवार से चली गोली के बाद म्यूशी ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि जियो यान ने अपने शरीर पर एक रक्षात्मक आंतरिक बनियान पहना हुआ था। इसलिए उसके सभी हमले अब जियो यान के सिर पर केंद्रित थे। म्यूशे के क्रूर हमले का सामना करते हुए जियो यान का शरीर थोड़ा पीछे हट गया। उन्होंने भाले के हमले को रोकने के लिए भारी जुबान शासक की चौड़ी सतह का उपयोग किया। क्लैंक, खनक, जब वे दोनों आगे बढ़े तो चिंगारियां उड़ने लगीं और जब भी भाला शासक के संपर्क में आया तो एक स्पष्ट झनकार की आवाज आई। कुछ समय तक जियो यान को परेशान करने के लिए साधारण हमलों का उपयोग करने के बाद म्यूशे को अंततः उसकी असली ताकत का एहसास हो गया। एक 9 सितारा डाओ जे। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की बेसलाइन को मोटे तौर पर पकड़ लिया, म्यूशे के मुंह का कोना एक ठंडे कोन में मुड़ गया। जब तक जियाओ यान को डूशी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, तब तक डरने की कोई बात नहीं थी। चालाक भाले ने हवा के प्रतिरोध को पार कर लिया और तेज आवाज के साथ बिजली की तरह प्रहार किया। उसी समय शासक ने एक बार फिर भाले को रोकने के इरादे से जल्दी से क्षैतिज रूप से वार किया। हालांकि जब भाला काले रूलर के संपर्क में आया तो भाले का शरीर कंपन करने लगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नोक इस तरह से हिलने लगी कि उसने रूलर के प्रतिरोध को दरकिनार कर दिया। शासक पर विजय पाने में अपनी सफलता से म्यूशे की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में ठंडक छा गई। उसकी हथेली अचानक आगे की ओर झुकी और भाले के दूसरे हैंडल से टकराकर सीधे जियोयान की गर्दन की ओर चली गई। टकराना। भाले की नोक को देखकर, जो चालाकी से उसकी ओर फेंका गया था, जियोयान का शरीर जल्दी से पीछे हट गया। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही एक धमाकेदार ध्वनि उत्पन्न हुई और उसका शरीर तुरंत बाहर निकल आया। तेज हवा के कदम। ये देखते हुए कि जियोयान की गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी, म्यूशे ने भी एक हल्की चीख निकाली। उसके पैर का सिरा धीरे से जमीन पर दबा और उसके शरीर में दुखी हुई उमड़ पड़ी। उसका शरीर तूफान में गिरते पत्ते की तरह था जब वह अत्यधिक गति से जियोयान की ओर बढ़ा। उसी समय उसके हाथ में भाले का भ्रम फैलने लगा। म्यूशे को बिना हार माने उसका पीछा करते देख जियोयान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी आंख के कोने से पीछे की ओर देखा और पाया कि वह दीवार के कोने के बहुत करीब था। जियाओयान के दिमाग में एक विचार कौंधा, जैसे ही उसने अपना शरीर आगे की ओर फेंका और उसके पैर पीछे की ओर उछले। जैसे ही उसके पैर दीवार के संपर्क में आने वाले थे, एक हल्के पीले रंग की डुक्यूई ने उसे ढक लिया। उसने अपने पैर थोड़े से मोड़े और तुरंत ही एक धमाकेदार ध्वनि निकली। हिंसक विपरीत बल ने जियोयान के शरीर को बाहर की ओर धकेल दिया। हवा में जियोयान ने अपने हाथ में भारी जुबान शासक उठाया और अर्धवृत्ताकार झूलने की गति बनाई। फिर उसने विस्फोट से उत्पन्न भयंकर शक्ति का प्रयोग किया और उसे म्यूशे की ओर अतुलनीय रूप से भयंकर बल से पटक दिया। कांटा चुभोना। म्यूशे ने अपने ऊपर की छाया के बल को देखकर अपनी भौहें एक साथ दबा लीं। उसने अपने हाथ में भाला घुमाया और गहरी आवाज में चिल्लाया। तुरंत ही एक हरे रंग का बवंडर उसे घेर लिया। जैसे ही बवंडर घूमा, ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा फट गई हो। भाला कुछ क्षण के लिए स्थिर रहा, फिर वह काले भारी जुबान शासक से जोर से टकराया तथा उसके साथ एक तीखी हवा की ध्वनि निकली। क्लैंग। अचानक ही प्रांगण में धातु के टकराने की स्पष्ट ध्वनि गूंज उठी, जो काफी देर तक गूंजती रही। ये कहना होगा कि दोउशे और दोउजे के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। 2 सितारा डूशे के रूप में म्यूशे की डुक्यूई की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना जियोयान कर सके। म्यूशे ने अपनी डू तकनीक का उपयोग करते हुए एक स्पष्ट ध्वनि के बाद भारी जुबान शासक को जियाओयान के हाथ से बाहर गिराने में कामयाबी हासिल की। काला रूलर आकाश की ओर उछला। अपना हथियार खो देने के बाद जियोयान का चेहरा पूरी तरह बदल गया जब उसने उसे वापस छीनने के लिए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की। हालांकि म्यूशे ने केवल एक क्रोधित और ठंडी मुस्कान दी और खुद को जमीन से ऊपर धकेल दिया। अपने वायुगुण डुक्यूई की सहायता से जिसने उसे हल्का शरीर दिया था, वह तेजी से काले रंग के शासक के नीचे पहुंचा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर म्यूशे ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसके हाथ ने काला रूलर पकड़ा, म्यूशे का चेहरा अचानक बदल गया।
काले शासक ने न केवल अपने अत्यधिक वजन से म्यूशे के शरीर को जमीन पर खींच लिया, बल्कि म्यूशे के शरीर में उमड़ते डुक्यूई के प्रवाह को भी धीमा कर दिया, जिससे व्यक्ति की डुक्यूई को दबाने का विशेष प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति का सामना पहले कभी न करने के कारण म्यूशे को तुरंत घबराहट होने लगी, यहां तक कि उसका शरीर भी धीमा पड़ गया था। स्पष्टतः म्यूशे को तीव्र गति से बहने वाली डुक्यूई की आदत थी और वह इस अचानक परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी। अरे, कैसा अजीब हथियार है! यह विचार म्यूशे के मन में आया और उसने अपने हाथ में पकड़े काले रूलर को गर्म आलू की तरह फेंक देने का इरादा किया। हालांकि जियोयान का शरीर अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया था और जियोयान की मोटी ठंडी हंसी के कारण म्यूशे का पूरा शरीर ठंडा हो गया था। आगे बढ़ो और इसे छीन लो। क्या तुम्हें खुशी नहीं कि तुम्हें यह मिल गया? ऑक्टेन ब्लास्ट। जियोयान के दिल में उठी ठंडी चीख ने उसकी मुट्ठी पर एक चौंकाने वाली क्रूर ताकत प्रकट कर दी। जियोयान ने अपनी मुट्ठी कस ली और तेज हवा के दबाव से आवाज निकालते हुए म्यूशे की पीठ पर बेरहमी से प्रहार किया, जिसका शरीर सुस्त हो गया था। अचानक उसके पीछे प्रकट हुई शक्तिशाली शक्ति के कारण म्यूशे का चेहरा बदल गया। उसके हाथ ने जल्दी से रूलर छोड़ दिया और डुक्यू उसके शरीर में तेजी से ऊपर उठने लगा। उसके शरीर पर डुक्यू का लबादा एक बार फिर से अधिक सघन हो गया था। समय की उस छोटी सी अवधि ने म्यूशे को केवल इतना ही करने की अनुमति दी। इससे पहले कि वह डुक्वी क्लोक की सुरक्षा को और मजबूत कर पाता, जियोयान का हमला हिंसक रूप से उसकी पीठ पर हुआ। टकराना। प्रांगण में शवों के एक दूसरे से टकराने की दबी हुई आवाज गूंज रही थी। आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन उसमें असली ताकत का एहसास था। पीछे से आए भयंकर प्रहार के कारण म्यूशे का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और उसका शरीर हिंसक रूप से आगे की ओर फेंका गया। सौभाग्यवश जब वह जमीन पर गिरने वाला था तो उसकी हथेली जमीन से ऊपर उठ गई और हवा में कुछ कलाबाजियां खाने के बाद वह अंततः कुछ मीटर दूर जाकर गिरा, लेकिन ऐसा करते समय वह लड़खड़ा रहा था। उसने अपना शरीर स्थिर किया, लेकिन इससे पहले कि वह पलटकर जवाबी हमला कर पाता, म्यूशे का चेहरा एक बार फिर बदल गया। डुक्यूई को नियंत्रित करते हुए उसने तेजी से अपनी बढ़ती हुई डुक्यूई को अपनी पीठ की ओर स्थानांतरित कर लिया और उस छुपी हुई शक्ति को घेर लिया जो गुप्त रूप से प्रवेश कर रही थी। जैसे ही डुक्यूई को छिपी हुई सेना ने घेर लिया, जियाओयान, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, ने हल्के से पुकारा, विस्फोट। टकराना। एक और धीमी और दबी हुई आवाज निकली। म्यूशे का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके गले से एक दर्दनाक धीमी चीख निकल गई। उसके मुंह के कोने पर खून का धब्बा साफ दिखाई दिया। अफसोस की बात है, म्यूशे की ओर देखते हुए, जिसका घाव बहुत गंभीर नहीं था, जियोयान ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। म्यूशे वास्तव में दो उशे बनने के योग्य थी। वह वास्तव में ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति को इतनी जल्दी खोजने में सक्षम थे। यदि वह इसे खोजने में थोड़ा धीमा होता तो ये लड़ाई समय से पहले ही समाप्त हो सकती थी। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस लड़के की प्रतिक्रिया समय जियोयान की उम्मीदों से कहीं अधिक था। इतने कम समय में वह अपनी डुक्यूई को इकट्ठा कर सका और ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई ताकत को घेर सका। जब ऐसा हुआ तो छिपी हुई शक्ति की विस्फोटक शक्ति का प्रभाव बहुत कमजोर हो गया। 2 कदम आगे बढ़ते हुए जियोयान ने भारी जुबान शासक को पकड़ लिया जो जमीन में डाला गया था। उसने उसे हल्का सा हिलाया और अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। म्यूशे के चेहरे पर भयानक अभिव्यक्ति पर अपनी नजर घुमाते हुए जियोयान मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार इस आदमी को जो मार पड़ी वह पूरी तरह से उसकी अपनी करतूत थी। इसे आप जो बोओगे वही काटोगे कहा जा सकता है। अच्छा बेटा, ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच तुम्हें कमाका है। अपने मुंह से खून के धब्बे पोंछने के बाद म्यूशे का चेहरा एक खतरनाक भाव से भर गया। इतने वर्षों में यह पहली बार था कि उसे डूजे द्वारा शर्मिंदा स्थिति में डाल दिया गया था। उस समय म्यूशे ने बोलते समय अपने दांत पीस लिए। जियोयान ने बस मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी जीभ हिली, उसने तुरंत एक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निगल ली, जिसे उसने अपने मुंह में छिपा रखा था और उसने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में डुक्यूई धीरे धीरे ठीक हो रही है। जियोयान, तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप कुछ उच्च श्रेणी की डू तकनीकें जानते हैं। भाला अचानक जमीन पर गिरा और म्यूशे ठंडी हंसी हंसने लगा। उसके शरीर पर डुक्यूई का लबादा धीरे धीरे कम होने लगा, जबकि लोहे के भाले की नोक मोटी हरी डुक्यूई की परत दर परत ढकने लगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं किसी को नहीं जानता? म्यूशे की हथेली अचानक भाले पर कस गई और वह भयावह रूप से हंसा। आप और परी डॉक्टर के लिए धन्यवाद। गुफा में तीसरे पत्थर के बक्से में एक स्क्रॉल था जिसमें उच्च श्रेणी की डू टेक्निक थी जो मेरे लिए उपयुक्त है। आज मैं तुम्हें यहीं मरने दूंगा। म्यूशे की भयावह हंसी सुनकर जियोयान के भाव थोड़े बदल गए। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि म्यूशे वास्तव में बलपूर्वक पत्थर के बक्से को खोल देगा और उसमें रखी गई चीजों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाएगा।
म्यूशे के हाथ में भाले की नोक पर घने डू क्यूई को देखते हुए जियोयान, जो कई उच्च श्रेणी की डू तकनीक में पारंगत था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कम से कम एक जुबान श्रेणी की डू तकनीक थी। उफ! जियोयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और एक हल्की आह भरी। उसके हाथ ने हल्के से अंगूठी को छुआ और विशाल भारी जुबान शासक एक बार फिर उसके हाथ में प्रकट हुआ। चूंकि बात यहां तक आ पहुंची है, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वह पीछे ना हटें। म्यूशे के हाथ में भाले पर लगी डू क्यूई अधिक सघन होती गई, क्योंकि वह ठंडे मन से जियोयान की हरकतों को देख रहा था। अंततः उमड़ते हुए डू क्यूई के भीतर एक दहाड़ते हुए शेर के सिर की आकृति धुंधली सी बनी। डकवी शेर के सिर को देखते हुए, जो छड़ की नोक पर जम गया था, म्यूशे की आंखों में खुशी चमक उठी, जबकि उसके मुंह के कोने पर एक बार फिर से एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसके हाथ में भाला अचानक एक अजीब कंपन पैदा कर रहा था, जब म्यूशे ने तेज हवा के कदम चलाए। बेटे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाई जुबान डू तकनीक जो एक डूशे उपयोग करता है वह उससे पूरी तरह अलग है जिसे तुम एक दूजे के रूप में उपयोग करने का प्रयास करते हो। म्यूशे ने क्रूरता से जियाओयान पर हमला किया जब उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, जंगली शेर का जाप। उसकी चीख के बाद म्यूशे के हाथ में भाले की नोक पर एक विशाल, तेजी से दौड़ता हुआ ऊर्जा सिंह प्रकट हुआ। उसकी हिंसक सिंह दहाड़ पूरे छोटे से स्थान में गूंज उठी, जिससे आकाश में परी डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। भाले की नोक पर बैठे क्रूर ऊर्जा सिंह को देखने के लिए अपनी आंखें उठाकर जियोयान का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी और उसके शरीर में डू क्यूई बढ़ने लगी। काले रूलर की सतह पर अचानक एक चमकदार रोशनी चमकने लगी। उच्च तापमान के कारण आसपास की हवा में धुंधली विकृति उत्पन्न हो गई। ज्वाला विभाजक सुनामी। युवक की धीमी चीख से प्रांगण का तापमान काफी बढ़ गया। शासक का शरीर भी तेजी से चमकीला होता गया, क्योंकि उसकी विचित्र रेखाएं सतह पर एक रहस्यमय चित्र की रूपरेखा बना रही थीं। इस बार डी क्लास डू तकनीक का उपयोग करते समय जियोयान ने पिछली बार की तरह ताकत में कोई कमी नहीं दिखाई। यद्यपि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह डी क्लास डू तकनीक की वास्तविक शक्ति का 10% भी उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी यह म्यूशे को संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आसमान में बिखरी लाल रोशनी के बीच जियोयान के हाथ में काला रूलर अचानक गुस्से से नीचे की ओर झुक गया। रूलर के ऊपर से एक चमकदार लाल रोशनी निकली। जहां भी यह गुजरा, वहां जमीन को नुकसान पहुंचाया और गंदगी में तब्दील कर दिया। जियोयान के पैरों के नीचे से एक लंबी और गहरी खाई म्यूशे की ओर फैल गई जो उस पर आक्रमण कर रहा था। हवा द्वारा प्रेषित तीव्र दबाव और उच्च तापमान के कारण म्यूशे की आंखों की गहराई में भय की झलक दिखाई दी। यह उनकी उम्मीदों से परे था। केवल 2 महीनों में उसके सामने खड़े युवक द्वारा प्रदर्शित रहस्यमय डू तकनीक की शक्ति एक नए स्तर तक पहुंच गई थी। म्यूशे ने अपने दांत भींच लिए। ऐसी स्थिति में उसके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह पीछे हटता तो मौत उसका इंतजार कर रही होती। ये स्पष्ट रूप से समझते हुए म्यूशे ने अपने जीवन की चिंता किए बिना लाल बत्ती से जोरदार प्रहार करने से पहले अपनी सारी डू क्यूई को भाले में डाल दिया। टकराना। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे पूरा प्रांगण लगभग उलट गया। जिस स्थान पर लाल प्रकाश म्यूशे के संपर्क में आया, वहां अनेक बड़ी दरारें दिखाई दी और मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, जब तक कि वे कुछ घरों में प्रवेश नहीं कर गईं। मकान हल्के से हिले और ढह गए। लाल बत्ती के अंदर सब कुछ शांत था। एक क्षण बाद एक छाया विस्फोटक बल के साथ बाहर निकली और अंततः एक दीवार से टकरा गई। जैसे ही धुआं हवा में फैला, दीवार तुरंत मलबे में बदल गई। हवा चली और धूल उड़ गई। धीरे धीरे एक भारी जुबान शासक को उठाए हुए एक युवक की आकृति दिखाई दी। ये देखकर कि नीचे वाला युवक सुरक्षित है, आकाश में परी डॉक्टर ने अपना गीला और लाल छोटा मुंह ढक लिया। उसके चेहरे पर सदमा था। परी डॉक्टर ने नीचे आंगन की ओर देखा जो लगभग खंडहर में बदल चुका था और वह शून्य भाव से देखता रहा। जब उसने उस युवक को भारी जुबान शासक ले जाते देखा तो उसकी सुंदर आंखें चमक से भर गईं। जैसे ही ब्लू ईगल धीरे धीरे आंगन में उतरा, उसके हाथ ने उसके पंखों को धीरे से छुआ। तेजी से चील की पीठ से नीचे छलांग लगाते हुए परी डॉक्टर जियोयान की तरफ चली गई और अपनी नजर उस जगह की ओर डाली जहां म्यूशे को फेंका गया था। उसने धीरे से पूछा, वह कैसा है? कम से कम गंभीर रूप से घायल तो हो गए? जियोयान ने मुस्कुराकर अचानक कुछ बार जोर से खांसना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और कुछ ही क्षण बाद उसकी हथेली पर खून का धब्बा दिखाई दिया। क्या आप ठीक हो? जियोयान का पीला चेहरा देखकर परी डॉक्टर ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और चिंता से पूछा, यह कोई गंभीर बात नहीं है। मैंने तो अपने आप पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला है। जियोयान ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी हथेली को दीवार के धूल से भरे कोने की ओर किया और धक्का दिया। तेज हवा ने धूल उड़ा दी और उसके नीचे के खंडहरों को उजागर कर दिया। जियोयान ने उदासीनता से खंडहर के नीचे हिलते हुए शरीर को देखा।
वह कुछ देर तक धीरे से खांसता रहा, फिर धीरे धीरे अपने भारी भरकम शासक को खींचकर खंडहर की ओर ले गया। एक जोरदार आवाज के साथ उसके हाथ में पकड़े भारी रूलर ने एक टूटी चट्टान को एक तरफ धकेल दिया और पीले सफेद चेहरे वाले म्यूशे को प्रकट किया, जो बहुत ही बुरी हालत में था। मुझे खेद है, लेकिन आप हार गए। इस समय म्यूशे के पैर पहले से ही कुचले गए थे। उसका पीला सफेद चेहरा बेहद डरावना था और उसकी सांस की आवाज इतनी कमजोर होती जा रही थी कि उसे मुश्किल से सुना जा सकता था। यह स्पष्ट था कि वह अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच रहे थे। छोटे कमीने, मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है। म्यूशे के मुंह से एक कमजोर कर्कश आवाज आई। यद्यपि उसकी आवाज कमजोर थी, फिर भी नफरत कम नहीं हुई। जियोयान बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उनकी आंखें भावशून्य थीं, तथा म्यूशे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनमें दया का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। बेटे, अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करवाऊंगा। ये समझते हुए कि जियोयान उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा, म्यूशे के शब्दों में दया की भीख मांगने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसके बजाय यह एक खतरनाक हत्या के इरादे से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जियोयान उदासीनता से बोला। वह नीचे झुका और म्यूशे के शरीर की खोज की। एक क्षण बाद उसका हाथ खाली हाथ लौटा और उसने अपना सिर झुकाकर पूछा, पत्थर के बक्से में जो जुबान क्लास 2 तकनीक आपको मिली थी, वह कहाँ है? हा, क्या आप भी इसमें रुचि रखते हैं? बड़े अफसोस की बात है। अगर मैं मर गया तो तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। कठिनाई से अपना सिर उठाते हुए म्यूशे के चेहरे पर एक घनी खुशी का भाव प्रकट हुआ। जियोयान की कार्रवाई को देखकर उसे लगा कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल गया है जिससे उसे दूसरे पक्ष के साथ सौदेबाजी करने का अधिकार मिल गया है। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए जियोयान धीरे से खड़ा हुआ और असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। वह एक क्षण के लिए चुप रहा और अचानक मुस्कुराया, चूंकि यह ऐसा है, तुम जा सकते हो और मर सकते हो। ये शब्द कहने के बाद जियोयान का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। अपने हाथ में भारी जुबान शासक को भारी और गुस्से से म्यूशे की छाती की ओर मारा। निर्णायक जियोयान को देखते हुए म्यूशे की आंखों में आश्चर्य और भय झलक उठा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान आकर्षक जुबान वर्ग 2 तकनीक को छोड़ने के लिए तैयार था। मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें जुबान वर्ग 2 तकनीक के छिपने का स्थान बताऊंगा। अब से हम एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं लेंगे। मौत की छाया के नीचे मंडराते हुए म्यूशे अचानक चिल्लाया, इसके बारे में भूल जाओ। जुबान क्लास 2 तकनीक की तुलना में मुझे किसी जहरीले सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर द्वारा याद किया जाना पसंद नहीं है। एक मोटी मुस्कान के साथ जियोयान के हाथ में भारी शासक निर्दयता से म्यूशे की छाती पर टूट पड़ा। टकराना। दबी हुई आवाज सुनकर म्यूशे की आंखें बाहर निकल आईं, जबकि उसका शरीर हिंसक रूप से अंदर की ओर धंस गया। उसके कुचले हुए अंगों से भरा खून बेतहाशा थूका गया। युवक को घूरती आंखें दुष्टता से भरी हुई थीं। अंततः म्यूशे का शरीर धीरे धीरे नर्म पड़ गया और उसमें से जीवन भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। मलबे के नीचे दबी बर्फीली लाश को देखकर जियोयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक सांस छोड़ी। फिर वह मुड़ा और पास में स्थित परी डॉक्टर की ओर चला गया। चल दर म्यू, वह मर चुकी है। जब पेड़ गिरता है तो वानर तितर बितर हो जाते हैं। बिना नेता के वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी पहले ही भंग हो चुकी है, जियोयान ने धीरे से कहा और परी डॉक्टर के पास चला गया। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। परी डॉक्टर की सुंदर आंखों ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि म्यूशे की मृत्यु के बाद बचे हुए भाड़े के सैनिकों में अब लड़ने की इच्छा नहीं बची थी। वे अपने पीले चेहरों के साथ सभी दिशाओं में भाग गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें डर था कि जियोयान उन्हें मार सकता है। परी डॉक्टर ने धीरे से आह भरी। म्यूशे की मृत्यु के साथ ही तीनों के बीच की सारी शिकायतें भी खत्म हो गईं। उसने अपना गीला लाल मुंह सिकोड़ा और धीरे से कहा, अब जाने का समय हो गया है। पीछे मुड़कर परी डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक जियोयान को ब्लू ईगल की पीठ पर चढ़ने में मदद की। वह उसके पीछे उठी और हाथ हिलाया। एक गरुड़ जैसी आवाज निकालते हुए नीला गरुड़ धीरे धीरे आकाश में उड़ गया। ब्लू ईगल ने एक बार आकाश का चक्कर लगाया और तेजी से अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। कुछ ही क्षण बाद वह नीले आकाश में गायब हो गया। जियोयान और परी डॉक्टर द्वारा आंगन में गड़बड़ी करने के कुछ ही समय बाद म्यूशे की मृत्यु की खबर पूरे किंगशान शहर में फैलने लगी। इस खबर को सुनकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। ये सदमा तब भय में बदल गया जब उन्हें पता चला कि म्यूशी को मारने वाला वास्तव में वह युवक था जिसे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्रों में पीछा किया गया था। एक युवक जो 20 वर्ष से कम उम्र का लग रहा था, वास्तव में वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के सभी 3 कंपनी लीडरों को मारने में कामयाब रहा था। इस क्रूर वास्तविकता के कारण अधिकांश लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। म्यूशे की मृत्यु वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के विघटन की घोषणा के रूप में भी कार्य करती है।
म्यूशे के नेतृत्व के बिना यह महान शक्ति जो कि किंगशान टाउन में अहंकारपूर्वक कार्य कर रही थी, धीरे धीरे एक महत्वहीन शक्ति में बदल गई। ये सब एक युवक की वजह से हुआ। स्वाभाविक रूप से वुल्फहेड मर्सिनरी कंपनी के अंत का जियो यान के लिए कोई मतलब नहीं था। किंगशान टाउन उनके प्रशिक्षण का पहला कदम मात्र था। शायद भविष्य में जब उसका कठिन प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो उसे कभी कभी इस छोटे से शहर की याद आएगी जो मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के पास स्थित था। यहाँ अपने जीवन में पहली बार उसने अनुभव किया कि लोगों का एक समूह उसका पीछा कर रहा था जो उसकी जान लेना चाहते थे। किंगशान टाउन छोड़ने के बाद जियो यान ने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला को पार करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय परी डॉक्टर उसे अत्यंत सघन ऊर्जा वाले स्थान पर ले गए। जियो यान इस स्थान से अपरिचित नहीं था। ये स्थान वह बेसिन था जहां अनेक औषधीय जड़ी बूटियां उगती थीं। वह औषधीय जड़ी बूटियां एकत्रित करने वाली टीम के साथ इसके बाहरी क्षेत्र में गए थे। हालांकि इस बार परी डॉक्टर के नेतृत्व में वे आकाश से उड़कर सीधे बेसिन के भीतरी क्षेत्रों में पहुंच गए थे। वे धीरे धीरे बेसिन के भीतरी क्षेत्रों में एक छोटी सी घाटी में उतरे जहां ऊर्जा के घनत्व के कारण जियो यान में अनियंत्रित खुशी देखी गई। तुरंत ही उसका उत्साह बढ़ गया। आप क्या सोचते हैं? ये जगह अच्छी है ना? यहाँ की छोटी सी घाटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है और आसमान घने कोहरे से ढका हुआ है। अगर जियाओ लैन यहाँ नहीं घुसी होती तो मुझे डर है कि मैं इस अजीब जगह को कभी नहीं ढूंढ पाती। जियो यान का आश्चर्यचकित चेहरा देखकर परी डॉक्टर प्रसन्न हुई और वह गर्व से हंस पड़ी। ये सचमुच बहुत अच्छा है। जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए उस जगह की प्रशंसा जारी रखी। उनकी नज़र उस घाटी पर पड़ी जो धुंधली ऊर्जा से भरी हुई थी और वे इस घाटी में उगते हुए अनेक प्रकार के बहुमूल्य औषधीय पौधों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कोहरे के साथ मिलकर खुशबू की एक के बाद एक छनकर आ रही खुशबू लोगों को तरोताजा महसूस करा रही थी। क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे? मेरी साथ रंगीन जहर पुस्तक में कुछ व्यंजनों के लिए आवश्यक कुछ औषधीय पौधे यहाँ मिल सकते हैं। परी डॉक्टर ने जियो यान को देखा। उसके स्वर से इस मामले पर चर्चा करने का उसका इरादा पता चला। कोई बात नहीं। परी डॉक्टर का सुझाव सुनकर जियो यान ने सहमत होने में संकोच नहीं किया। इतना अच्छा प्रशिक्षण मैदान उसे आसानी से नहीं मिल पाता। उसके दिल में यह उम्मीद थी कि उसे इस जगह पर दूसरे स्तर तक पदोन्नत किया जा सकेगा। यद्यपि घाटी अलग थलग थी और वह केवल ब्लू ईगल पर ही भरोसा कर सकता था कि वह उसे बाहर निकाल लेगा, फिर भी जियो यान बहुत चिंतित नहीं था। याओ लाओ और पर्पल क्लाउड विंग्स के साथ यदि कोई समस्या उत्पन्न होती तो वह उड़कर बाहर भी जा सकता था। ये देखकर कि जियो यान सहमत हो गया था, परी डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने नीली चील का सामना किया और अपनी बांस की सीटी बजाई जिससे वह स्वतंत्रतापूर्वक उड़ने लगी। इसके बाद वह जियाओ यान को घाटी के एक कोने में ले गई। उसकी पतली उंगली ने वहां एक पुआल शेड की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मैंने बनाया है। जब तक हम घाटी में रहेंगे हम यहीं रहेंगे। हाँ, यह एक पुआल का शेड हो सकता है लेकिन एक सुंदरता मेरे साथ रहने से दिन खुशी से बीतने चाहिए। जियो यान ने सिर हिलाया और उसकी नज़र पुआल के शेड पर पड़ी। जब उसने अपना सिर झुकाया और परी डॉक्टर का चिकना चेहरा देखा तो जियो यान मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। परी डॉक्टर का चेहरा उसके शब्द सुनकर लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी दिखाने से पहले जियो यान को नाराजगी भरी लेकिन प्यार भरी नज़र से देखा। धीमी आवाज में उसने चेतावनी दी, तुम ये सोचकर मजाकिया हरकतें करने की हिम्मत मत करना कि मैं कमज़ोर हूँ। उफ, मैं बिना जाने किसी अज्ञात जहर से जहर खा जाना नहीं चाहता। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हम्फ। परी डॉक्टर की सुंदर नाक सिकुड़ गई जब उसने अपना हाथ जियाओ यान की ओर बढ़ाया और कहा, मैं जाकर कुछ जड़ी बूटियां चुनूंगी। आप इस जगह का पता लगा सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद वह मुड़ी और दूर स्थित औषधीय पौधों की ओर चली गई। जियो यान ने पलटकर देखा कि परी डॉक्टर धीरे धीरे खुद को दूर कर रही है। वह मुस्कुराया और विपरीत दिशा में जाकर फुसफुसाया, गुरुजी, इस जगह पर कोई समस्या नहीं है ना? इस जगह का भूगोल अजीब है। बाहरी दुनिया में बहुमूल्य औषधीय पौधों का इतने व्यापक पैमाने पर एक साथ उगना बहुत ही असंभव है। और किसी कारण से यहाँ की ऊर्जा भी बहुत शुद्ध है जो आपके प्रशिक्षण के लिए एकदम सही है। याओ लाओ की बूढ़ी आवाज रिंग के अंदर से आई, यहाँ 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि तुम एक सच्चे डूशे बनने में सक्षम हो जाओगे। जियो यान के कदम अचानक रुक गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और ऊपर आसमान में छाए घने कोहरे को देखते हुए धीरे से कहा, अगर हम समय की गिनती करें तो मुझे गए हुए आधे साल से ज्यादा हो गया है। 3 साल के समझौते तक 1 साल से भी कम समय बचा है। अच्छा, तो जल्दी करने की कोशिश करो। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। आपका अगला पड़ाव टैगेर रेगिस्तान है। हाँ, वहां का कठिन प्रशिक्षण मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की तुलना में और भी अधिक कष्टसाध्य और खतरनाक होगा।
याओ लाओ की हंसी में एक उल्लासपूर्ण स्वर था। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने कहा, क्या मैं बहुत सारी कठिनाइयों को नहीं झेल रहा हूँ? हे, आप आराम कर सकते हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं। टैगे रेगिस्तान भले ही खतरनाक हो, लेकिन वहाँ की सांप महिलाएं डुक्वी महाद्वीप की विशेषता हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप एक सांप महिला को दासी के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हाहा, जियोयान ने अपनी आंखें घुमाईं और याओ लाओ के बारे में चिंता करने के लिए बहुत आलसी था, जो अपनी वरिष्ठता के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। वह अपना सिर नीचे झुकाए घाटी के आसपास के वातावरण का अध्ययन करता रहा। आने वाले समय में वह यहीं रहेगा और चुपचाप प्रशिक्षण लेगा जब तक कि वह एक सच्चे डूशे के रूप में पदोन्नत नहीं हो जाता। एकांत छोटी घाटी के अंदर जियोयान और परी डॉक्टर शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक ने डुक्यूई में कठोर प्रशिक्षण लिया, जबकि दूसरे ने विश्व पुस्तक का गहन अध्ययन किया। दोनों ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया और ये शांतिपूर्ण दिन आरामदायक और संतुष्टिदायक थे। डूशे में पदोन्नति पाना जियोयान की कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। घाटी में करीब आधे महीने तक प्रशिक्षण के बाद, हालांकि शरीर के अंदर डुक्यूई अधिक मजबूत और एकजुट हो गया, फिर भी अगले चरण तक पहुंचने की भावना अभी भी प्रकट नहीं हुई। इस पर याओ लाओ ने बस इतना कहा कि शांति से प्रतीक्षा करें, सब कुछ भाग्य की इच्छा पर निर्भर करेगा। याओ लाओ के गुप्त और भ्रामक शब्दों के आगे जियोयान असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने धीरे धीरे डुक्यूई को प्रशिक्षित करना बंद कर दिया और कभी कभी अपनी डू तकनीक का प्रशिक्षण लेते थे या याओ लाओ के मार्गदर्शन में घाटी में विभिन्न अजीब औषधीय पौधों को पहचानना सीखते थे। दुर्लभ और बहुमूल्य औषधीय पौधों से भरपूर स्थान पर होने के प्रलोभन के कारण जियोयान को अपनी कीमिया विद्या का अभ्यास करने की इच्छा होने लगी। और इसलिए जियोयान ने हर दिन थोड़ा समय सिर्फ कीमियागिरी का अभ्यास करने के लिए निर्धारित किया। क्योंकि वह एक कीमियागर होने की अपनी स्थिति को उजागर नहीं करना चाहता था, जियोयान ने घाटी में एक गुफा को चुना जो जमीन से लगभग 6 से 7 मीटर ऊपर थी और हर दिन जब सूरज गर्म होता था, तो वह गुफा में कूद जाता था और चुपचाप कई प्रकार की शुरुआती अवस्था की गोलियां बनाने का अभ्यास करता था। कीमिया के दौरान जियोयान को यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उसने कढ़ाई में जो पीली लपटें डाली थीं, वे पहले की तुलना में बहुत अधिक गर्म थीं। जियोयान ने सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, तो उसे एहसास हुआ कि कढ़ाई के अंदर की पीली लपटों में बैंगनी रंग की एक हल्की लकीर थी। धुंधली दिखाई देने वाली और गायब हो जाने वाली बैंगनी लपटों को घूरते हुए जियोयान का दिल हिल गया और उसने आश्चर्य से पूछा, ये है वह नीलम पंख वाले शेर की बैंगनी लौ? यह मेरे शरीर में कैसे आया? असमंजस में अपनी आंखें झपकाते हुए जियोयान की भौहें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, क्या यह उस एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस की वजह से है? उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जियोयान धीरे धीरे शांत हो गया। एमेथिस्ट एसेंस छोटे एमेथिस्ट पंख वाले शेर के समान ही था। यदि पूर्व वाले के अंदर बाद वाले की थोड़ी सी ज्वाला होती, तो ये बहुत अजीब बात नहीं होती। जियोयान का अनुमान काफी हद तक सही था। एमेथिस्ट जन्मसार छोटे एमेथिस्ट पंख वाले शेर के समान ही था, इस अर्थ में कि दोनों को कई वर्षों तक मां जानवर के शरीर के अंदर रखा गया था और इतने लंबे समय के बाद ये स्वाभाविक रूप से कुछ बैंगनी लपटों को अवशोषित कर लेता था। महज संयोगवश जियोयान ने एमेथिस्ट एसेंस को आंख मूंद कर पी लिया और कड़ाही की मदद से जो लपटें उत्पन्न हुईं, उनमें स्वाभाविक रूप से कुछ बैंगनी लपटें थीं। यद्यपि ये बैंगनी लपटें मात्रा में छोटी थीं, लेकिन गुणवत्ता में वे जियोयान की सामान्य डुक्यूई लपटों से कहीं बेहतर थीं। जियोयान को इसे हासिल करने का मौका मिलना एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा सकता है। उनकी आध्यात्मिक धारणा धीरे धीरे कड़ाई में विस्तारित हुई। जियोयान ने धीरे से छोटी बैंगनी लौ को पैक किया और उसे आसपास की पीली लपटों से अलग कर दिया। कड़ाई के अंदर उस अकेली टिमटिमाती बैंगनी लौ को देखकर जियोयान ने उत्साह से अपने होंठ चाटे और लौ के तापमान को नियंत्रित करने के इरादे से आध्यात्मिक धारणा की शक्ति को बढ़ाना जारी रखा। जैसे ही जियोयान ने ज्वाला को नियंत्रित करने की कोशिश की, छोटी सी बैंगनी ज्वाला ने प्रतिरोध की एक संवेदनशील इच्छा भेजी। ज्वाला को नियंत्रित करने में विफलता से जियोयान स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपनी भौं को कसकर सिकोड़ लिया और छोटी सी बैंगनी ज्वाला को घातक रूप से घूरने लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक धारणा की शक्ति बढ़ाई और बैंगनी ज्वाला के प्रतिरोध की आधार रेखा का परीक्षण करने का प्रयास किया। यद्यपि बैंगनी लौ अत्याचारी रूप से मजबूत और जिद्दी थी, जियोयान चिंतित नहीं था। कोई इसे चाहे जैसे भी कहे, ये वर्तमान में एक स्वामीविहीन वस्तु थी। जियोयान को धीरे धीरे उस पर हावी होने का भरोसा था। कड़ाई के अंदर जियोयान बैंगनी लौ के साथ कुश्ती कर रहा था, दोनों ही हारने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए तैयार नहीं थे। ये गतिरोध लगभग 10 मिनट तक चला और जैसे ही जियोयान थक कर चूर होने वाला था, उसकी धारणा से घिरी बैंगनी लौ अचानक कांपने लगी, फिर पानी की एक लुढ़कती नदी की तरह लौ के अंदर उमड़ पड़ी और जल्दी से उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो गई। जैसे ही जियोयान ने अपनी आत्मा की धारणा को बैंगनी लौ में डाला, जियोयान का पूरा शरीर हल्के से हिल गया।
ये कंपन ऐसा था मानो यह आत्मा के भीतर से आया हो और जल्दी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। उस पल जियो यान को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को बढ़ावा मिला हो, उसके पूरे शरीर के छिद्र इस पल में लगभग सभी खुल गए। वह एहसास बहुत रहस्यमय और आरामदायक था। इस तीव्र आनंद ने जियो यान को एक बार फिर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें जो रहस्यमय तरीके से बंद हो गई थीं, धीरे धीरे खुल गईं। उसकी गहरी काली आंखों के सामने एक हल्का बैंगनी रंग चमक उठा और फिर धीरे धीरे फीका पड़ गया, और जैसे ही जियो यान ने अपना ध्यान एक बार फिर से कढ़ाई की ओर लगाया, आध्यात्मिक बोध शक्ति के बिखरने के कारण अंदर की पीली लपटें पूरी तरह से गायब हो गईं, जबकि छोटी बैंगनी लौ हल्की सी टिमटिमाती हुई बनी रही। बैंगनी लौ को घूरते हुए जियोयान ने उसे त्वरित आदेश दिया और वह तुरंत कड़ाई के मुंह से उड़कर जियोयान की हथेली के केंद्र से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी हथेली धीरे धीरे कड़ाई से हट गई। जियोयान ने राहत की सांस ली। उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे मुड़ा और फिर जियोयान ने अपनी मध्यमा उंगली को फैलाते हुए हल्के से कहा, प्रकट हो। जियोयान की आवाज सुनकर बीच वाली उंगली हल्के से कांपने लगी। एक क्षण बाद उंगली के सिरे से एक छोटी सी बैंगनी लौ निकली और हल्के से टिमटिमाने लगी। टीएल, किसी को झटका देने का सबसे अच्छा तरीका। असली आग, एक वास्तविक ज्वाला। जियोयान की वर्तमान रैंक 1 कीमियागर क्षमता के साथ वह वास्तव में अपनी हथेली से असली आग पैदा करने में सक्षम था, जिसके लिए कम से कम रैंक 4 कीमियागर होना आवश्यक था। चौथे दर्जे से नीचे के कीमियागरों को सामान्यतः कढ़ाई के विचित्र परिवर्तनों का उपयोग करके अपने शरीर के अंदर की अग्नि प्रकृति वाली डुक्यूई को बाहर निकालना होता था तथा उसे वास्तविक ज्वाला में परिवर्तित करना होता था। चौथे और उससे ऊपर के रैंक पर पहुंचने पर कीमियागर कढ़ाई का उपयोग करने के चरण को बचाने में सक्षम थे और तुरंत वास्तविक लपटों को बुला सकते थे। और कई कीमियागर जो इस अवस्था तक पहुंच गए थे जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे, तो मूल रूप से हमला करने के लिए असली आग का आह्वान करते थे। इसके अलावा कीमियागर की तात्विक प्रकृति के कारण वे लकड़ी की प्रकृति के साथ आग रखने के लिए पैदा हुए थे और उस लकड़ी की प्रकृति के कारण कीमियागरों द्वारा बुलाई गई लपटें समान स्तर के चिकित्सकों की तुलना में बहुत अधिक गर्म और मजबूत थीं। इसलिए किसी बाहरी वस्तु की सहायता से या उसके बिना वास्तविक अग्नि को बुलाने में सक्षम होना, यह अंतर करने में महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था कि व्यक्ति ने कीमिया के चौथे दर्जे में प्रवेश किया है या नहीं। बेशक इसमें कोई पूर्णता नहीं है। ऊपर बताई गई सारी जानकारी एक सामान्य कीमियागर होने की धारणा के तहत बनाई गई थी। यदि कोई व्यक्ति सौभाग्यवश स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सक्षम हो जाए, तो रैंक 4 की कीमिया हासिल किए बिना भी वह वास्तविक अग्नि को बुलाने में सक्षम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आग बुलाई गई थी वह सामान्य कीमियागरों द्वारा बुलाई गई सामान्य लपटों से कहीं बेहतर होगी। आखिरकार जिस पर उनका नियंत्रण था वह स्वर्ग के नीचे सबसे विनाशकारी शक्ति थी, एक स्वर्गीय ज्वाला। और इस प्रकार स्वर्गीय ज्वालाएं सदैव प्रत्येक कीमियागर के लिए बिना किसी प्रतिस्थापन के पवित्र दिव्य वस्तु बनी रहेंगी। निस्संदेह स्वर्गीय ज्वाला की विनाशकारी शक्ति ने असंख्य प्रतिभाशाली कीमियागरों को ज्वाला के सामने पतंगों की तरह नष्ट कर दिया है। इसी तरह उंगली के सिरे पर पतली बैंगनी लौ को देखते हुए थोड़ा चौंकते हुए काफी देर बाद जियोयान ने ठंडी हवा की एक सांस ली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, गुरुजी, जल्दी से बाहर आइए और देखिए। हम रिंग के भीतर से याओ लाओ ने संदेह भरी आवाज में कहा, और एक पल की खामोशी के बाद रिंग से अचानक एक प्रकाश की आकृति चमक उठी और अंततः जियोयान के सामने तैर गई, जो उस बैंगनी लौ को घूर रहा था। स्वर्गीय ज्वाला नहीं, ये बहुत कमजोर है। ये है, ओह हाँ, एमेथिस्ट विंग लान की पर्पल फ्लेम। अपनी आंखों में संदेह और सदमे के साथ याओ लाओ ने अजीब तरह से कहा, तो उस एमेथिस्ट एसेंस का इतना प्रभाव था, यहां तक कि वह एक मानव के शरीर में एमेथिस्ट पंख वाले शेर की अग्नि उत्पत्ति बनाने में सक्षम था। क्या इसे स्वर्गीय ज्वाला माना जा सकता है? उस बैंगनी लौ को तीव्रता और उत्तेजना से देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय बुझ सकती है, जियोयान ने तत्काल पूछा, ओह, यह नहीं है। पहले तो याओ लाओ दंग रह गए, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह भी एक अजीब तरह की अनोखी ज्वाला है, लेकिन स्वर्गीय ज्वालाओं की तुलना में यह बहुत ही कमतर है। ओह, शायद इसे बीस्ट फ्लेम कहना अधिक उपयुक्त होगा। बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाते हुए जियोयान बोला, इस बात की परवाह किए बिना कि यह स्वर्गीय ज्वाला है या जानवर की ज्वाला, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह डुक्यूई ज्वाला से अधिक शक्तिशाली है जिसे मैंने कड़ाही का उपयोग करके बुलाया था? हाँ, यह एक निर्विवाद तथ्य है, तो फिर अब मैं इसका मालिक माना जा सकता हूं, है न? मैं इससे निगला तो नहीं जाऊंगा। जियोयान ने फिर से सावधानीपूर्वक पूछताछ की। ये बैंगनी लौ बहुत छोटी है, आप पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर अगर मैं इसे खा जाऊं, मेरा ज्वाला मंत्र, क्या ये विकसित हो पाएगा? गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने फिर से तत्काल पूछा। ओह,
एक बार फिर स्तब्ध होकर याओ लाओ की भौहें सिकुड़ गईं, काफी देर तक झिझकने के बाद, अनिश्चितता से बोलने से पहले, शायद हाँ। लेकिन भले ही यह विकसित होने में सक्षम हो, ये बहुत उच्च स्तर तक विकसित नहीं होगा। आखिरकार, ये बैंगनी लौ वास्तविक स्वर्गीय लौ से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, ये बैंगनी लौ अब बहुत छोटी है, भले ही आप इसे अभी खा लें, मुझे लगता है, इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। जियो यान ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। यद्यपि ज्वाला मंत्र काफी रहस्यमय था, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु बहुत ही बेकार था। इस प्रकार की डूक्यूई निर्माण और भंडारण क्षमता, जियोयान के उपयोग को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा, जिन डू तकनीकों से जियाओयान परिचित था, उनमें से अधिकांश जुवांटिय थी, इसलिए एक कौशल का उपयोग करने के बाद उसे जल्दी से एक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निगलनी पड़ती थी। या फिर केवल कम स्तरीय हुआंग रैंक वाली क्यू विधि के साथ डू क्यू की रिकवरी गति पर निर्भर रहने से, उसे अपर्याप्त डू क्यू होने की अजीब स्थिति में प्रवेश करना पड़ेगा। यदि वर्तमान फ्लेम मंत्र का स्तर जुबान स्तर तक विकसित हो पाता, तो जियाओयान को वुल्फ हेड मर्केनरी ग्रुप में जाने के लिए फेरी डॉक्टर की मदद की आवश्यकता नहीं